हेलो टू एवरीवन। शुरुआत करते हैं हम पर्यावरण सीरीज के उस चैप्टर का जिसका नाम था जैव विविधता। उसमें पहले भी बहुत से लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि शुरुआत होगी जैव विविधता के मापन को, कि उसका मापन कैसे किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो स्वागत है आप सभी का स्वराज IAS में, और मैं आपका अपना क्रांति सर। तो चलिए बढ़ते हैं हम जैव विविधता के मापन वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के। जैव विविधता का मापन। अब यहाँ पर जो जैव विविधता का मापन की यहाँ पे बात चल रही है, उसे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी कहेंगे मेजरमेंट ऑफ जैव विविधता या फिर मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो क्या कुछ कॉन्सेप्ट है इस मापन को लेकर के? तो मापन को लेकर के अगर बात किया जाएगा तो तीन प्रकार से यहाँ पे मापन होगा। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपके पास आता है, एक हम रखेंगे अल्फा डायवर्सिटी, दूसरा आएगा बीटा डायवर्सिटी और तीसरा आएगा गामा डायवर्सिटी। चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये क्या है। तो सबसे पहले लिया जा रहा है अल्फा विविधता, जिसे आप इंग्लिश में अल्फा डायवर्सिटी आपने कहा, तो अल्फा विविधता। अब इस अल्फा विविधता के अंतर्गत क्या कुछ मापा जाएगा, कौन सा बेस लिया जाएगा? तो इसमें आपको एक पारिस्थितिकी तंत्र लेना होगा। चलिए देखते हैं हम। एक पारिस्थितिकी तंत्र ले लिया जाए, ये आ गया एक पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो विभिन्न प्रजातियां आपको पाई जाएगी, आप उनका अध्ययन करोगे और तब वो कहलाता है अल्फा विविधता। अल्फा विविधता। चलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे मापन इकाई की ओर, और दूसरा मापन इकाई जो है वो कहलाएगा बीटा विविधता। बीटा विविधता, या फिर आप अंग्रेजी में आप इसे कह सकते हो बीटा डायवर्सिटी। अब इस बीटा डायवर्सिटी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपने दो पारिस्थितिकी तंत्र को लिया। अब इस दो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जितने भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आ रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको प्रजातियों में भिन्नताएं इसलिए पाई जाएगी क्योंकि आपने दो पारिस्थितिकी तंत्र लिया, और हर एक पारिस्थितिकी तंत्र का अपना अलग तापमान होगा, अपना अलग जलवायु होगी, ऊंचाई होगी, स्थलाकृतियां होगी, जिसके आधार पर वहां पर आवास जो प्राकृतिक तौर पर मिल रहा है उस पर निर्भर जो जीव जंतु है उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ, मान लीजिए कि अगर यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये है वन वाला क्षेत्र उदाहरण के तौर पर, और यहाँ पे जो ले लिया गया है वो मरुस्थल ले लिया गया है, तो अब इजीली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रजातियां हैं उनमें भिन्नताएं पाई ही जाएगी। तो ये कहलाएगा बीटा विविधता के अंतर्गत मापन या फिर मेजरमेंट। तृतीय तौर पर वह हम देखेंगे, जो कि लेवल थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, और वो जो तृतीय है हम उसे बोलेंगे गामा विविधता। तो चलिए गामा विविधता क्या है या गामा डायवर्सिटी क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को लेना होगा। चलिए इसे भी हम ले लेते हैं। यह आ गया एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। अब इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार की आपको पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलेगा, तो हम उन सभी पारिस्थितिकी तंत्र को ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पे घास का मैदान आ गया, ये तालाब आ गया, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र आ गए, इत्यादि इत्यादि। तो ये जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं सबकी अपनी भिन्नताएं हैं, तापमान को लेकर के, जलवायु को लेकर के, या फिर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को लेकर के। तो यहाँ पर परिणाम स्वरूप आपको जीव जंतुओं में भी भिन्नताएं पाई जाएगी। जब हम इन सभी पारिस्थितिकी तंत्र का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं या मापन करते हैं तो वो आता है गामा विविधता के अंतर्गत। तो यह था आपके पास जैव विविधता का मापन, जिसके अंतर्गत हमने कॉन्सेप्ट समझा अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। बढ़ाते हम हमारे अगले टॉपिक को, और जो अगला टॉपिक हमारा आएगा इस जैव विविधता से संबंधित, जैसे कि मैंने बात किया कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रजातियों के मध्य हमने स्टडी किया पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के, तो अब इन्हीं पर ही एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, वह है जैव विविधता की प्रवणता। तो जैव विविधता की प्रवणता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैव विविधता की प्रवणता, जिसे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इसे कहते हो कि ये बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट की बात चल रही है।
या फिर जैव विविधता की प्रवणता। इसे समझने के लिए हमें उदाहरण लेना होगा, वो आप काफी अच्छे से फिर चीजों को समझ जाओगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे दो कंडीशन लिया, एक और हमने बना लिया ये पृथ्वी, या फिर आप इसे कह सकते हो पृथ्वी का नमूना, जिसे हम कहेंगे ग्लोब, ठीक, या पृथ्वी का नमूना आप ले लीजिए, या फिर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कि ये पृथ्वी है। चलिए पृथ्वी हमने लिख दिया। अब पृथ्वी में आप जानते हो कि यहाँ पर हम कुछ इमेजिनरी या काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, या फिर आप सोचिए उसे अक्षांश कह दीजिए। ये लीजिए, ये एक अक्षांश हो गया जिसे हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। दूसरा अक्षांश अगर यहाँ से लिया जाए तो ये आ जाएगा कर्क रेखा, और यहाँ पर आप ले लेते हो मकर रेखा। तो चलिए ये भी लिख दिया जाए, यहाँ पर आ गया कर्क रेखा, मतलब कि 23.5 डिग्री 1/2 उत्तर, और यहाँ नीचे की ओर आएगा 23.5 डिग्री 1/2 दक्षिण, जिसे आप मकर रेखा कहते हैं। इसके ऊपर हम जाते हैं तो हमें फिर से दो रेखाएं मिलती है, वो है आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाएं, जिनकी अगर मान को रखा गया तो आप जानते हैं यहाँ पे मिलेगा 66.5 डिग्री 1/2 उत्तरी अक्षांश, और यहाँ मिलेगा 66.5 डिग्री 1/2 दक्षिणी अक्षांश, ठीक। और अगर हम पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ाए तो यहाँ पे मिलेगा आपके पास 90 डिग्री उत्तरी, और यहाँ मिलेगा आपके पास 90 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव आपके पास यहाँ पर दिखाई देता है। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पर जैव विविधता की प्रवणता या फिर बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट किस तरीके से आप समझेंगे। यहाँ पर जब हम निम्न अक्षांशों से, ये निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांशों से जब हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, या तो आप उत्तरी गोलार्ध में चले जाइए या फिर आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाइए, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश, तो आप जानते हो कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो भूमध्य रेखा पर अधिक पड़ेगी, और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते जाते हैं तो जो सूर्य की जो रोशनी है वो यहाँ पर कम होते जाएगी। तो यहाँ पर जब कम होते जाएगी तो वनस्पति विरल पाई जाएगी, बहुत कम पाई जाएगी। अनुकूल परिस्थितियाँ जीवन संबंधित वह बहुत अच्छा नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर ऊपर बढ़ते जाओगे सूर्य की रोशनी कम हो रही है, बर्फ जमती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती है वो हम नीचे से जब ऊपर बढ़े या फिर जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो वो हमें प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है जीवन के लिए। और यही कारण है कि नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं या फिर जब हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो हमें जैव विविधता में अंतर पाया जाता है। इसे ही कहा जाता है जैव विविधता की प्रवणता, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में हमें वृद्धि पाई जाती है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जैव विविधता में, माफ करिए, जैव विविधता में कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा जैव विविधता में कमी। क्यों कमी पाई गई? अभी आपको बताया गया कि जीवन जीने योग्य जो अनुकूल परिस्थितियां होती है वो जैसे जैसे आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं वो हमें नहीं मिलती, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। सूर्य की रोशनी भी उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव में प्रायः उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही है जितना ये भूमध्य रेखा में पहुंच रही है। तो यही कारण है कि जैव विविधता में हमें कमी दिखाई देती है जब हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं। इसे हम जैव विविधता की प्रवणता कहते हैं। इसी को ही एक और उदाहरण पर्वत को लेकर के हम समझते हैं। चलिए, अगर हम पर्वत को लेकर के समझते हैं, ये लीजिए, ये एक पर्वत हो गया, और इसके पर्वत में जब हम शीर्ष पर हम जाते हैं, मतलब यहाँ पर आपके पास कहीं ना कहीं तापमान बहुत ही कम दिखाई देता है। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो पर्वत का शीर्ष है वहाँ पर बर्फ जमी हुई है, और ये तो मैदानी इलाका हो गया इसका, ये मैदानी जिसे हम गिरिपद कहते हैं, फुट हिल्स। तो यहाँ पर जब आप फिर से देखिए, जब हम यहाँ पर भी जमीन से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि अगर हम पर्वतों के फुट हिल्स से ऊपर शीर्ष तक जाते जाएंगे तो अब यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर, याद रखिएगा, यहाँ पे तो अक्षांश के आधार पर था, जबकि यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर तापमान में अंतर दिखाई देने लगता है, जिसके आधार पर
आप ये कह सकते हो जैसे जैसे आप पर्वतों के तल से शीर्ष की ओर जाते हो, ऊंचाई बढ़ते जाती है, तापमान घटता जाएगा और वनस्पति बहुत विरल दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी आपको वनस्पतियों में या फिर जीव जंतुओं में यह जैव विविधता पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप पर्वत के तल से शीर्ष पर जाओगे तो जैव विविधता में कमी पाई जाएगी, जो चीज़ यहाँ बताया गया है। क्लियर हो गया? सेम चीज, जैव विविधता की कमी यहाँ पर भी पाई जाएगी जब आप ऊपर से नीचे जाओगे। कारण आप देख सकते हो ऊंचाई बढ़ता जा रहा है, सूर्य की रोशनी जो है वहां पर उस हद तक नहीं पहुंच पा रहा जैसे कि बॉटम में पहुंच रहा था। लेकिन आप याद रखोगे यहाँ पर अक्षांशीय स्थितियां बदल रही थी और यहाँ पे एक ही अक्षांश, क्योंकि कोई भी अगर एक पर्वत आप लोगे तो पर्टिकुलर एक अक्षांश में उसकी स्थिति दिख जाएगी, लेकिन बदलाव उसमें कहाँ पर हो रहा है? ऊंचाई पर। और यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति के बदलाव के अनुसार हमने उत्तर निकाला। तो ये कहलाता है जैव विविधता की प्रवणता, जिसे आप बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट भी कहते हो इंग्लिश मीडियम में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वह हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र को लेकर के। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या है। हॉटस्पॉट, और इस हॉटस्पॉट को समझने से पहले हमें एक भौगोलिक क्षेत्र लेना होगा। चलिए हम इसे भी ले लेते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को। तो ये रहा, मान लीजिए कोई एक भौगोलिक क्षेत्र। जब हम यहाँ पे एक भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, और उस भौगोलिक क्षेत्र विशेष में यदि हमें प्राणियों में या जीव जंतुओं में, पादप में, प्लवक की हम बात करेंगे अगर आप स्थलीय की जगह जलीय पारितंत्र की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर वैसे मैं स्थलीय पारितंत्र की ही बात कर रहा हूँ। तो जब हम हॉटस्पॉट की जब हम बात करते हैं तो हॉटस्पॉट वह एक भौगोलिक क्षेत्र होगा जहाँ पर प्रजातियों में की भिन्नताओं में प्रचुरता पाई जाएगी। प्रजातियों की भिन्नताओं में आपको यहाँ पर प्रचुरता पाई जाती है, या फिर प्रजातियों में प्रचुरता यहाँ पर दिखाई देगी, भिन्नताएं पाई जाएगी, जिसके आधार पर आप ये कहोगे कि यह हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है। अब ये जो हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है जहाँ पे प्रजातियों में आपने प्रचुरता देखा, तो ये हॉटस्पॉट डिसाइड कैसे होता है, कौन इसको डिसाइड करता है? तो उसे जानने के लिए हमें जानना होगा मानदंड को। मानदंड की अगर बात की जाती है तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रचुरता यहाँ पे पाई जा रही है। इसे देखिए, प्रचुरता जो यहाँ पर पाई जा रही है वो किसी क्षेत्र विशेष में है, तो आपने इसे बोला कि वो हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है। उदाहरण के तौर पर हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, फिलहाल हम देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या है जिसके आधार पर आप कहोगे कि ये हॉटस्पॉट जो है वहाँ पे प्रजातियों में प्रचुरता पाया जा रहा है। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मानदंड देखना होगा, और ये जो मानदंड है यह मानदंड दिया जाता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा क्या मानदंड दिया गया है, हम इसे देखते हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा। अब कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा क्या कुछ यहाँ पर समझाया जा रहा है कि दो मानदंड आपके पास होना चाहिए, और वो मानदंड क्या है इसे समझते हैं। पहला मानदंड या पहला कंडीशन जो इन्होंने रखा कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा, जो यहाँ पर बात कही जा रही है उसे हम देखते हैं कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल में इन्होंने दो मानदंड रखा। पहला मानदंड इन्होंने ये कहा कि हम उस पॉइंट को उठाएंगे जहां पर आपके पास कोई भी विशेष क्षेत्र में 1500, यहाँ पे बात किया जा रहा है कम से कम 1500 संवहनी पौधे स्थानिक तौर पर हमें पाए जाते हैं। संवहनी, ये आप याद रखोगे, संवहनी पौधे जो हैं स्थानिक तौर पर यहाँ पर हमें पाए जा रहे हैं। तो हमने वो कंडीशन पे कहा कि ये कहलाएगा हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र, जिसमें कि उन्होंने कहा कि दूसरा कंडीशन ये है कि उसी क्षेत्र विशेष में जो वनस्पति का मूल रूप है, उसमें से वनस्पति का मूल रूप जो है उसमें से यहाँ पर बात कही जा रही है कि मूल रूप में 30% या उससे
कम अगर हमें किसी क्षेत्र में पाया जाता है तो हम उसे हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र मान सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो वनस्पति, मूल वनस्पति जिसमें कि 30% या उससे कम की बात की जा रही है, इसमें एक और कंडीशन है कि वो खतरे के कंडीशन में होनी चाहिए। खतरा का कंडीशन मतलब कि विलुप्ति के कगार में आना चाहिए। और वैसे जो यहाँ पर बात किया गया कि 1500 संवहनी पौधे स्थानिक तौर पर वहाँ पर पाया जाना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है। जिससे संबंधित एक और पॉइंट आप ये कह सकते हो कि ये जो 1500 संवहनी पौधे किसी क्षेत्र विशेष में जो पाया जा रहा है स्थानिक तौर पर, वो अन्यत्र देश के किसी और स्थान पर नहीं पाया जाना चाहिए। तो ये है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया मानदंड, जिसके आधार पर आप यहाँ पर ये हॉटस्पॉट जो है वो निर्धारित कर सकते हो। आप बता सकते हो कि ये जो एरिया है वो हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है। तो चलिए, हॉटस्पॉट वाले इस क्षेत्र को समझने के पश्चात अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में कौन कौन से स्थान जो है वो हॉटस्पॉट कहे जाते हैं। तो चलिए, इसे देखने के लिए हमें बढ़ाना होगा हमारे आज के इस टॉपिक को। तो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, हॉटस्पॉट क्षेत्र। अब ये भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र के लिए हमें 4 दिखाई देते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, इसे जानने के लिए हम एक मैप बना लेते हैं। मैप बनाने में काफ़ी आसान हो जाता है समझने में। चलिए देखते हैं वो 4 कौन कौन सा है। तो जब हम 4 की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे इस एरिया में। यहाँ दिखाई देगा आपको पश्चिमी घाट। तो पहला जो आपके पास आएगा हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र वो है पश्चिमी घाट। भारत की अगर मैं बात करूं तो आप इसे लिख सकते हो पश्चिमी घाट। अब इस पश्चिमी घाट के साथ ही साथ पुस्तकों में लिखे रहेगा और श्रीलंका, वो इसलिए क्योंकि जलवायु के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहाँ पर बिल्कुल कंडीशंस सेम मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं श्रीलंका भी लिख देते हैं। वैसे भारत के तौर पर आप याद रखोगे पश्चिमी घाट, जहाँ पर सबसे अधिक आपके पास जैव विविधता पाई जाती है, जिसे हम कहेंगे हॉटस्पॉट। क्लियर हुआ। दूसरा जो हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा हिमालयी क्षेत्र। तो हम ये वाला क्षेत्र ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर, ये हिमालयी क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जा रही है, जिसे हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, जहाँ पर सेकंड नंबर पर आप ये पोजीशन इसे दे सकते हो जैव विविधता को लेकर के। तीसरा अगर बात किया जाए तो देखिए हम ये वाला क्षेत्र ले सकते हैं ये, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंडो वाला क्षेत्र है, मतलब इंडियन पार्ट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, और यहाँ पर आपके पास म्यांमार मिलता है, इसलिए यहाँ पर नाम आ जाएगा इंडो बर्मा क्षेत्र। तो तृतीय नंबर पर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। और ये जो इंडो बर्मा क्षेत्र है वो तृतीय पोजीशन लेता है जैव विविधता को लेकर के, जो हमने इसे हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अब चतुर्थ जो है हम अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में जाएंगे। तो ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, अब ये जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे थाईलैंड आ रहा है और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया। तो इस पूरे से क्षेत्र को सुंडा लैंड के भी नाम से जाना जा रहा है। तो चतुर्थ में आएगा आपके पास सुंडा लैंड, सुंडा लैंड। तो ये जो सुंडा लैंड है, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं इसलिए आप कोष्टक में कह सकते हो निकोबार। तो निकोबार में आपको बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाएगी, जिसकी वजह से हम इसे हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र कहते हैं। तो यह था हमारे भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र। अगर कभी आपके पास पूछे कि सबसे अधिक हॉटस्पॉट कहाँ पाया जाता है भारत में, तो आप पश्चिमी घाट लीजिए, दूसरे में हिमालयी क्षेत्र लेंगे, तीसरे में आप लेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला या इंडो बर्मा क्षेत्र, और चतुर्थ में आप निकोबार आप ले सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके पास। अब बात उठती है कि सर यहाँ पे जो हॉटस्पॉट वाली जो बात कही जा रही है, इससे पहले हमने जैव विविधता में भी हमने देखा कि किस प्रकार से प्रवणता मिली। जैव विविधता में हमने देखा सर कि प्रवणता से पूर्व, यहाँ देखेंगे प्रवणता से पूर्व हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, तो हमने देखा था सर जैव विविधता का मापन, जिसमें अल्फा बीटा
गामा विविधता की बात कही गई थी। तो एक तथ्य है यहाँ पर कि अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए कि जैव विविधता का जो मापन है उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, तो आप एक तथ्य यहाँ पर याद रख लेंगे, वो है 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा। ये आप याद रखोगे, नॉर्मन मायर्स, और इस नॉर्मन मायर्स के द्वारा ही यह कॉन्सेप्ट दिया गया था। ये तथ्य है जैव विविधता के मापन को लेकर के। चलिए बढ़ते हम हमारे स्लाइड्स जो हमारा चल रहा था कि भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट को लेकर के। अब इस हॉटस्पॉट से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को हम देखते हैं। अन्य तथ्य कैसे क्या हो सकता है, वैश्विक स्तर पर अगर बात किया जाए तो वैश्विक स्तर पर आप प्रथम बिंदु आप ये कह सकते हो कि विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र है, तो आप याद रखेंगे 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। यही अगर कहा जाए कि भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो भारत में अभी ही आपको बताया गया कि भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। चारों के नाम आपको बता दिए गए हैं। हो सकता है कि आपसे ऐसा भी कुछ प्रश्न पूछ दे कि जो ये विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र मिले हैं वो विश्व के कुल भाग का कितना प्रतिशत है, तो ये जो 36 हॉटस्पॉट यहाँ पर बताया गया है, आप इसे ध्यान दीजिएगा ये तथ्यों को। हॉटस्पॉट यहाँ पर जो बताया गया है वो हॉटस्पॉट विश्व का कितना प्रतिशत कवर करता है, तो ये विश्व का कुल भाग में अगर हम लैंड की अगर बात करें तो लगभग 2.4% भाग या क्षेत्रफल कवर करता है। ये आप याद रखोगे। एक और अन्य तथ्य की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा भारत में 4 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर हमने 4 हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों को अलग किया। तो जो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है कहाँ, भारत में, तो भारत का जो आपके पास 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र दिखाई दिया, इसका अगर परसेंटेज के तौर पर अगर बात किया जाए कि परसेंटेज के तौर पर पूरे विश्व का कितना प्रतिशत यह कवर करता है हॉटस्पॉट में, तो आप याद रखोगे 16.86% जो है ये हॉटस्पॉट या जैव विविधता का कवर करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत जैव विविधता आपको पाई जा रही है। उस जैव विविधता पूरे विश्व के आधार पर अगर आप इसकी तुलना करोगे तो भारत का जो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो 16.86% जैव विविधता कवर करता है। एक और बात यहाँ पर वो ये है कि विश्व में 36 आपको हॉटस्पॉट दिखाई दिए। उस 36 हॉटस्पॉट में विश्व का कुल कितना भाग, 2.4% भाग। भारत की बात की गई तो भारत में 4 हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र आपके पास दिखाई दिए, और इस 4 हॉटस्पॉट में भी आपके पास अगर बताया गया कि वो विश्व का कुल कितना प्रतिशत जैव विविधता का कवर करता है, तो 16.86% कवर करता है। अब इससे संबंधित अगर कुछ और तथ्यों की अगर हम बात करें, विशेष तौर पर इस विश्व में जो 36 हॉटस्पॉट आपके पास दिखाई दिए हैं उसमें कुल कितनी प्रजातियां ये कवर करता है, तो याद रखोगे जो विश्व में 36 हॉटस्पॉट है ये लगभग विश्व का 60% प्रजातियों को कवर करता है। ये भी आप याद रखोगे, 60% प्रजातियों को कवर करता है ये आप याद रखोगे। तो ये कुछ तथ्य है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए अब हमने हॉटस्पॉट भी जान लिया, उससे संबंधित हमने तथ्यों को भी देख लिया कि क्या कुछ विश्व में को लेकर के और भारत को लेकर के हैं। अब हम एक CBD की ओर बढ़ते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर आप ये कह सकते हो कि जैव विविधता से संबंधित अभिसमन की ओर अगर हम बढ़े तो हमें 2010 का जापान के नगोया सिटी या शहर में आइची प्रांत को लेकर के सम्मेलन की यहाँ पे बात करनी होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ष 2010 में एक आइची प्रांत में सम्मेलन हुआ था जिसे हम आइची लक्ष्य के तौर पर भी जानते हैं। हम उसके कॉन्सेप्ट को जरा देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइची टारगेट या फिर आप इसे कहोगे आइची लक्ष्य। अब ये आइची लक्ष्य क्या है, इससे संबंधित पहला तो बात आप ये याद रखो कि ये जो आइची लक्ष्य है ये एक सम्मेलन है जो कि 10वां सम्मेलन था, हमें संयुक्त राष्ट्र का दिखाई दे रहा था, ठीक है, जैव विविधता को लेकर के।
तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था जापान। आप याद रखोगे, जापान में नगोया सिटी आपको दिखाई दे रही है, और इस नगोया सिटी के अंतर्गत आइची प्रांत में, कहाँ पर? आइची प्रांत में ये हुआ सम्मेलन। तो आप यहाँ पे एक सम्मेलन लिख सकते हैं, ये सम्मेलन हुआ। सम्मेलन किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। किस वर्ष में किया गया? तो आप वर्ष की अगर बात करते हैं तो याद रखोगे ये वर्ष था 2010 में। अब बात होती है कि इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों ये रखा गया। अगर हम इसके उद्देश्यों की अगर बात करें आइची लक्ष्य को लेकर के, तो उद्देश्य है इनका कि जैव विविधता जो पाई जाती है इनमें, जीव जंतुओं में, उनके संरक्षण की यहाँ पे बात की जा रही है, उनसे संबंधित यहाँ पर बात किया जा रहा है। जैसे कि आप इन शॉर्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो जैव विविधता है उनमें जो प्राणियों में विभिन्नताएं पाई जा रही है, उनसे संबंधित हम एक रणनीतिक हम यहाँ पे या फिर स्ट्रैटेजिकली हम यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं, और वो रणनीतिक प्लान जो है आपका या फिर योजना जो है वो लगभग कितने वर्षों के लिए है? तो 10 वर्षों के लिए उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर बनाया। 10 वर्षों के लिए क्या है ये रणनीतिक प्लान? 10 वर्षों के लिए किससे संबंधित है? तो ये आपके पास दिखाई देगा जैव विविधता से संबंधित। अब जैव विविधता से संबंधित मतलब कि वहाँ पे किसकी बात कही जाएगी? वहाँ पर बात कही जाएगी कि उसका प्रबंधन कैसे हो, क्या कैसे हो, तो प्रबंधन की यहाँ पे बात की गई। दूसरा यहाँ पर बात किया गया है वह नीति विकास को लेकर के, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नीति विकास को लेकर के यहाँ पर बात हुई है, ये हो गया। तो ये 2 बिंदु है जिसके आधार पर रणनीतिक प्लान बनाया गया 10 वर्षों के लिए। ये इसका उद्देश्य है जापान नगोया आइची प्रांत सम्मेलन 2010। और यह भी कहा जाता है कि भारत के जो हमारे पास 4 हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हमें दिखाई दिए हैं, वहां पर आज वर्तमान में इस नगोया या फिर आइची प्रांत का जो लक्ष्य है उसे फुलफिल करता हुआ कंडीशन दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण है, यहाँ देखेंगे, उसका कारण है कि ये जो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र है, यहाँ पर जो नगोया या फिर आइची लक्ष्य के अनुसार जो 2010 में बात कही गई थी उसे पूरा करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण है मानवीय हस्तक्षेप होना प्राकृतिक आवासों में या जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण जो प्राणी जगत है, जीव जंतु है, वनस्पति है, वो कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार में भी जा रही है। तो यह था भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट से संबंधित जो हमें जानना था, जैसे कि लक्ष्य या आइची लक्ष्य क्या है उससे संबंधित हमने अभी एक तथ्यों को जाना। इन्हें पूरा करते हुए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा है प्राकृतिक आवासों में, तो जो प्राणी हैं वो क्या होते जा रहे हैं? वो होते जा रहे हैं विलुप्त। तो विलुप्ति की कगार में अगर हो रहे हैं तो उनसे संबंधित रिपोर्ट भी दिया जाता है। अब उस जो रिपोर्ट दे रहा है हम उसको जानेंगे कि रिपोर्ट कौन दे रहा है। तो हमारे पास एक डाटा आएगा, वो है IUCN के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट दिया जाता है। IUCN का अगर फुल फॉर्म की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये और ये 2 लोगों के साथ यहाँ पे कार्य करते हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो आएगा आपके पास ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम, ग्लोबल स्पीसीज ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम, और दूसरा जो है जिनके साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं वह है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, यहाँ पर आपके पास ये 2 संस्थाओं के तौर पर जो कि मदद कर रहे हैं या फिर साथ में वर्क कर रहे हैं IUCN के साथ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसका काम क्या है? ये किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 50 वर्षों तक के ऐसे प्राणियों का, मतलब जीव जंतुओं का, पादप का, कवक का अध्ययन करेंगे जो अब वहाँ पर लगभग 50 वर्ष बीतते आ रहे हैं और वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि वो
जो विशेष पादप या फिर जीव जंतु या फिर कवक जो है वो संकटग्रस्त है, वो विलुप्त हो सकते हैं, वो विलुप्ति की कगार में है। तो ऐसे लोगों, ऐसे प्राणियों के लिए, माफ करिएगा, वो एक आंकड़े तैयार करते हैं जिसे कहा जाता है, जो वो रिपोर्ट बना रहे हैं वो है रेड डाटा बुक। ये तो अगर प्रश्न आता है कि विलुप्ति की कागार में जो प्राणी जगत है उनसे संबंधित जो आंकड़े उपलब्ध किए जाते हैं रेड डाटा बुक में, उसको पब्लिश कौन करता है? तो IUCN करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पर किसे आधार बनाया जाता है? तो आप याद रखोगे लगभग 50 वर्षों तक का, ये भी आप याद रखोगे 50 वर्षों तक का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। किनका अध्ययन किया जाएगा? 50 वर्षों तक के अगर कोई प्राणी, जीव जंतु हो सकते हैं, पादप हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, अगर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो क्या हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब वो विलुप्ति की कागार में, एक्सटिंक्ट कंडीशन में, तब जाकर के जो IUCN है वो रेड डाटा बुक में उनको वर्गीकृत करेगा और उनकी जानकारी देगा। यह है IUCN से संबंधित। कुछ और एक और तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा, विशेष तौर पर जो आईची वाला भी जो हमने देखा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे ये आईची की ही बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा तथ्य आ जाए कि इनका लघु अवधि के लिए, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, लघु अवधि से संबंधित कितने वर्षों के लिए इन्होंने रणनीतिक तौर पर योजना बनाई, तो ये 10 वर्ष था। तो ये 2010 से लेकर के 2020 तक था। और यही अगर प्रश्न आ जाए कि लघु अवधि के स्थान पर बोल दे कि दीर्घ अवधि को लेकर के किसकी बात चल रही है? दीर्घ अवधि। तो आप इससे संबंधित क्या करोगे? तो ये दीर्घ अवधि की यहाँ पे जो बात चली थी, या फिर लंबे समय के लिए यहाँ पे बात चली थी, दीर्घ अवधि की अगर बात कर दें तो आप याद रखना कि लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे आप दीर्घ अवधि भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने 2050 तक की बात कही गई थी। ये एक तथ्य है, ये आप याद रखोगे। तो ये था आईची लक्ष्य से संबंधित कुछ तथ्य, और हमने अभी जाना IUCN के अंतर्गत रेड डाटा बुक को भी लेकर के बातें कही गई। अब अगर हम भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत से संबंधित हमें क्या जानकारी मिलता है? यहाँ पर एनिमल या फिर पशुओं के लिए वेलफेयर या पशुओं के कल्याण के लिए यहाँ पे बोर्ड बनाया गया है, जिसका नाम हम जानेंगे भारत के स्तर पर, और वो हम बोलेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड, या फिर आप उसे बोल सकते हो कि पशु कल्याण बोर्ड। भारत का भारतीय या भारत का पशु कल्याण बोर्ड की यहाँ पर बात चल रही है। अब पशु कल्याण बोर्ड, यदि आप अंग्रेजी माध्यम से है तो आप इसे कहते हो एनिमल वेलफेयर बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड या फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड। अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड क्या है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड की अगर बात किया जाए तो पहले तो आपको यह जानना होगा कि यह किस संबंधित मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसकी नोडल मंत्रालय जो है, नोडल मंत्रालय यहाँ पर अगर पूछेगा तो आप याद रखोगे नोडल मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे बात चल रही है? यहाँ पे मिनिस्ट्री जिसकी बात चली वो है मत्स्य। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मत्स्य। दूसरा मत्स्य मतलब इसी मिनिस्ट्री का फुल फॉर्म है मत्स्य एनिमल हस्बेंड्री, या फिर आप पशुपालन हिंदी माध्यम में लिख सकते हो पशुपालन, और डेयरी मतलब कि दूध उत्पादन से संबंधित है यहाँ पर, और डेयरी। ये जो मंत्रालय है, ठीक है, नोडल मंत्रालय, ये इस पर कार्य करता है। किस पर? तो पशु कल्याण बोर्ड के लिए। और ये पशु कल्याण बोर्ड का जो गठन हुआ था वो किस कानून के तहत हुआ था? तो आप याद रखिएगा ये कानून है PCA एक्ट 2000, PCA एक्ट 1960 का है ये, 1960, जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स, जिसमें हिंदी में आप कहोगे पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इस पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। अगर इसके कार्यों की अगर बात किया जाए तो कार्य के तौर पर आप आसानी से आप कह सकते हो कि जैसे कि पशुओं के आवास को लेकर के, प्राकृतिक उनका जो आवास होता है उनका देखरेख करना। दूसरा, इसी
पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत और भी जैसे कार्य दिखाई देते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके जन्म पर नियंत्रण करना, वही जो स्ट्रीट डॉग है उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो सके इसलिए उनमें टीका लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई जो पशु है वो ऐसी बुरी स्थिति में है कि उनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती तो उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी दिलवाई जाती है। और यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो उन प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए राहत भी दिया जाता है जानवरों को, और यह सब कार्य किया जाता है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के तहत। अन्य तथ्य की अगर बात किया जाए तो वो यह है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय में आप याद रखोगे वो है चेन्नई। मुख्यालय में आपको यहाँ पर दिखाई देता है चेन्नई, ये आप याद रख लोगे एक अन्य तथ्य, चेन्नई। तो ये था पशु कल्याण बोर्ड। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित तथ्य हमें यह जानना होगा कि इसकी जो स्थापना की गई है तो उसके लिए कौन सा नोडल मंत्रालय यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो नोडल मंत्रालय की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर नोडल मंत्रालय के तौर पर हमें दिखाई देते हैं वो है पर्यावरण नोडल मंत्रालय, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पर्यावरण, या फिर आप इसे कह सकते हैं एनवायरमेंट, पर्यावरण। और पर्यावरण के साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मतलब ये इसका कंप्लीट नाम होता है पर्यावरण वन। एक्चुअली में इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय। इस मंत्रालय को ही इसकी नोडल एजेंसी मानी गई है, जो कि इस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत के लिए कार्य करता है। अब ये जो नोडल मंत्रालय है हमने तो जान लिया। अब भाई ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसकी स्थापना या गठन किस एक्ट के तहत की गई, तो वह भी हमें जानना होगा। तो यहाँ पे गठन जो किया गया है वो एक एक्ट के तहत किया गया है, और एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया। मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। मुख्यालय हमें दिखाई दे रहा है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और इसके 5 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हमें दिखाई देते हैं। 5 क्षेत्रीय कार्यालय की अगर बात किया जाए, 5 क्षेत्रीय कार्यालय, तो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं हमारे पास। वह है दिल्ली, दिल्ली। फिर हम जाएंगे महाराष्ट्र, मतलब कि मुंबई। मुंबई के बाद हम कोलकाता, ये है कोलकाता। कोलकाता के बाद आप ले सकते हो नीचे चेन्नई, चेन्नई। और लास्ट 5वां जो है वो है जबलपुर, मतलब कि मध्य प्रदेश। ये 5 क्षेत्रीय कार्यालय हमें इस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत दिखाई देता है। अब बात उठती है कि सर इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, जैसे कि इसका नाम लिखा गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, मतलब कि इसका उद्देश्य यह है कि जो वन्य जीव है, वन्य जीवों से संबंधित अगर किसी प्रकार का अपराध किया जाता है जिससे उन्हें हानि पहुंचेगी, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कानूनी तौर पर कार्यवाही करने का काम इस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का उद्देश्य है, जिसके लिए यह राज्य सरकार को भी सहायता प्रदान करता है। और अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार वन्य जीवों से संबंधित जो क्राइम हो रहा है वहाँ पर अगर मुद्दे उठते हैं तो भारत सरकार को ये एक सलाह भी देता है। और इस वन्य जीव से संबंधित जो क्राइम होता है वहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं उनकी क्षमता का भी एक ये निर्माण करता है, ताकि वो बेहतर तरीके से इन योजनाओं का से संबंधित
उनका कार्यान्वयन कर सके। तो यह था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित सारा का सारा डेटा। ऐसे ही एनवायरमेंट से रिलेटेड लेकर के वीडियो मैं आता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। चलो बेटा, हो गया।